जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने टोटल 13 MCQ क्वेश्चंस को अपलोड किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और साथ ही ये आपका एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते होंगे तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही उठाकर क्वेश्चंस को हमेशा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और एक बात, कहीं भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या मेरा बोलने में कुछ आपको गलत लगता है कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ बुद्धिस्ट जेनोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट जेनोलॉजिकल टेस्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी दीपावमसा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। दीपावमसा श्रीलंका का सबसे पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। माना जाता है कि कार्निकल को अथाकथा और अन्य स्रोतों से 3रे से 4थे शताब्दी सीई के आसपास संकलित किया गया था। महावंश के साथ यह श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास के कई खातों का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, विच वॉज द एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का एंशियंट पोर्ट कौन सा है? देखिए, इसका बहुत ही इजी आंसर है। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को ग्रुप डी में भी देखा होगा और एसएससी में भी आया है ये क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि लोथाल इज द करेक्ट आंसर। लोथाल जो है ये एक इंडस सिविलाइजेशन का एक पोर्ट था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने 2 और इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि लोथाल किस नदी पर स्थित है, तो वो भोगवा नदी पर स्थित है। और 1954 में इसका खोज किया था, इस बंदरगाह का। तो किसने खोज किया था? तो उसका आंसर होगा SR राव ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, ड्यूरिंग हुज रूल वॉज द जब्ती सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि जो जब्ती सिस्टम है ये किसने शुरू किया था? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने इस जब्ती सिस्टम को शुरू किया था। यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हर साल कीमतें तय करने और पिछले साल के राजस्व निपटाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर जांच करने के लिए वर्ष 1580 से 82 में अकबर के शासनकाल में दहसला या जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जब्ती को दहसला भी प्रणाली भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्यों किया गया था? हर साल जो कीमत को तय किया जाता था, ठीक है, उसके लिए ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, व्यवस्था इलाहाबाद से लाहौर तक और गुजरात और मालवा प्रांत में प्रचलित थी। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक ये प्रचलित था? इलाहाबाद से लेके लाहौर तक और गुजरात और मालवा प्रांत में ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज नॉट अ स्लेव। मतलब कि स्लेव डायनेस्टी का कौन सा जो सुल्तान था वो स्लेव नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रजिया। रजिया सुल्तान जो थी वो स्लेव डायनेस्टी की थी, बट वो स्लेव नहीं थी। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि सुल्तान रजियात उल दुनिया व उद दिन, इनका पूरा नाम था ये। ठीक है, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है ना, वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। ठीक है, देखिएगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है कि भारत की या दुनिया की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो उसका आंसर होता है रजिया सुल्तान, है ना। तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि मतलब स्लेव डायनेस्टी की कौन सी ऐसा सुल्तान था जो कि स्लेव नहीं था? तो उसका भी आंसर होगा रजिया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की और। ये बोल रहा, आइडेंटिफाई द मुगल पेंटर नॉट मेंशन्ड बाय अबुल फजल। यानी कि वो पेंटर कौन है मुगल साम्राज्य के जिनका उल्लेख अबुल फजल ने नहीं किया है? तो उसका सही आंसर होगा मंसूर।
ठीक है, उस्ताद मंसूर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे देखते हैं, उस्ताद मंसूर 17वीं शताब्दी के मुगल चित्रकार और दरबारी कलाकार थे। वह जहांगीर के शासनकाल के दौरान बड़ा हुआ, जिसे अवधि के दौरान उसने पौधों और जानवरों के चित्र करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ठीक है, साइबेरियन क्रेन को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति होने के अलावा वह डोडो को रंग में चित्रित करने वाले सबसे पहले कलाकार भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, किस वर्ष पास हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1784 में। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के रूप में जाना जाता है, 1773 में पहले के हस्तांतरित रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद के पारित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में पूर्ण नियंत्रण दिया गया था और इसके भारत में प्रशासन, यानी कि आपको मालूम होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी, जिसको ठीक करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया गया था, जो कि 1784 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हिंदू विडो मैरिज एक्ट पास, यानी कि जो हिंदू विधवाएं थी उनका फिर से दोबारा शादी करने का जो एक्ट था, जो कानून था, वो कब पास हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1856 में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेते हैं। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम जो कि 15 है, 1856 में पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को। ठीक है, अधिनियमित ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह को वैध बनाता है। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कार्निंग द्वारा पारित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा, बिटवीन हुम एंड व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ बैसिन साइंड। जो बैसिन का जो ट्रीटी है वो किन के बीच में साइन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय एंड द इंग्लिश 1802 में। देखिए, बैसिन का जो संधि था वो 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। भारत में पुणे जो शहर है वहाँ के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था। यह मराठा संघ के विघटन की दिशा के एक निर्णायक कदम था। यह समझौता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1818 में पश्चिमी भारत में पेशवा के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द गवर्नर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1835। मतलब कि जो 1835 का भारत का जो सरकारी जो अधिनियम तैयार हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने कौन सा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया था? ठीक है, इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया था। मतलब जैसे मान लीजिए अभी का टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी को किस लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया जाएगा? ठीक है, अगर ऐसे बोले तो उस टाइम के हिसाब से कौन सा लैंग्वेज को वो लोग जो है रिप्लेस किया था इंग्लिश से? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज को उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज से क्या किया था? रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस। अभी जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी की, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वैरन हेस्टिंग जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश राज्य के दौरान वैरन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसका सुधार किया। सुधार अधिकृत और इसे
युक्तासंघ बनाया, मतलब कि जो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे इसमें कुछ कुछ सुधार करके इसको फिर से निर्माणित मतलब गठित किए थे, ठीक है। पर जो इसको इंट्रोड्यूस किया था वो कौन थे? वैरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत की सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिविल सेवा के जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ द सिविल सर्विस कौन है, तो उसका आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। बट इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आंसर होगा वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा के 2 प्रभावों की शुरुआत की थी, कौन कौन सा? अनुबंधित और असंबद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा था फर्स्ट मराठा वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, यानी कि जो पहला मराठा वॉर है ये किसके शासन काल में लड़ा गया था, मतलब किसके समय में हुआ था ये? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वैरेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं, पहला एंग्लो मराठा युद्ध भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया 3 एंग्लो मराठा युद्ध में से पहला था। यह सूरत की संधि से शुरू हुआ था और सलवाई की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा विच इंग्लिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन द अंडमान आइलैंड, यानी कि जो इंग्लिश गवर्नर जनरल थे भारत के, उसका मर्डर किसने कर दिया था, जो कि अंडमान आइलैंड में उनको कैद करके रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन इंग्लिश गवर्नर जनरल था, तो उसका आंसर होगा मेयो, लॉर्ड मेयो को मर्डर कर दिया था। किसने किया था, तो इसका आंसर होगा शेर अली अफरीदी ने। देखिए यहाँ पे लिखा है शेर अली अफरीदी, जिसे शेर अली भी कहा जाता है, 8 फरवरी 1872 को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या के लिए जाना जाता है। वह उस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी था जिसे हत्या की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द ऑथर ऑफ कादम्बरी वाज, कादम्बरी के ऑथर कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाणभट्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैंने पिछले के भी कुछ वीडियोस में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको जैसा मालूम होगा कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होते हैं, कोई भी मैं रैंडम उठा के नहीं डाल देता हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं मैं अलग अलग बुक्स से उसको उठाता हूँ, उसके बाद उससे पोस्ट करता हूँ, ताकि ये रिवीजन होता रहे, बनाते रहें, तैयार करते रहें, और एग्ज़ाम जब आएगा तो उसमें हमें आसानी से इसका आंसर करने में तकलीफ नहीं होगी, हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आता होगा। अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नए इंटरेस्टिंग MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।